हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक है यहाँ पे एनर्जी बैलेंस के सिलेबस में जो ये दिया हुआ है। दो टॉपिक, एडियाबेटिक रिएक्शन एंड एडियाबेटिक रिएक्शन टेम्परेचर। ठीक है, ये दो टॉपिक एग्जाम में रेयर ही पूछे जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके जो नोट्स हैं, जो आप लोग बनाए हुए हैं नोट्स, मैंने काफ़ी सारे नोट्स उसमें देखे हैं। तो ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, किसी किसी नोट्स में तो ये टॉपिक है ही नहीं, और ऑनलाइन भी सर्च करने पे ये टॉपिक नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर्पज से मैं बनाया हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए कि टॉपिक क्या है। ठीक है, और बहुत ही ईजी है ये। इसमें से आधी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे ही। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग उसको सोचते नहीं है कि मैंने यहाँ पीछे कहाँ पढ़ा हुआ है इसको, तो थोड़ा सा आप उसको रिलेट करेंगे तो आप लोग पीछे पाएंगे कि हम लोग अरे तो ये चीज़ तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स आएंगे, उनको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसमें एडियाबेटिक रिएक्शन, जो पूरा ये वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो एडियाबेटिक और दूसरा है रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। एडियाबेटिक का भी आप जो थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो एडियाबेटिक का भी मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, एडियाबेटिक एक प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें न तो कोई हीट ऐड की जाती है और न तो उस सिस्टम से कोई ऐड ली जाती है, उसमें से निकाली जाती है, उसमें से उष्मा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है या प्रोसेस होता है उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कुछ उसी से संबंधित ये टॉपिक भी है, एडियाबेटिक रिएक्शन। ठीक है, ये दो टॉपिक, दो वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन हो गए। उसके बाद एक तीसरा वर्ड इसमें यूज आएगा, रिएक्टर का यूज। ठीक है, रिएक्टर आप लोग को जो ये समझिए कि जिस पॉट में, जिस बर्तन में या जिस टैंक में रिएक्शन कराए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टर। ठीक है, आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैंने हिंदी में ही लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जब हम सिस्टम, सिस्टम कहने का मतलब कि रिएक्टर। ठीक है, जब हम सिस्टम मतलब कि रिएक्टर में रिएक्शन के दौरान न तो कोई हीट ऐड करते हैं और न ही कोई हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब कि निकालना, और ऐड करने का मतलब कि डालना। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के दौरान न तो हम उसमें कोई हीट डाल रहे हैं, न तो उसको गर्म कर रहे हैं, और न ही उसमें से हम हीट निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडियाबेटिक रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोग उसको रिलेट कर पा रहे होंगे जो आप लोग पीछे पढ़े थे, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, लेकिन आपका इसी दो लाइन में आपका छुट्टी नहीं हो जाता है कि आप सोचें कि दो लाइन अब तो हो गया डेफिनेशन, अब इसको ऐसे छोड़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है जब आप आगे नहीं पढ़ेंगे कि इस टाइप का जो कंडीशन है वो आता ही कब है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दो लाइन को लिख के आप उसको नंबर भी नहीं मिलने वाले हैं जब तक आप आगे की लाइनें नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आगे की लाइनें क्या हैं, एडियाबेटिक कंडीशन बनाने के लिए रिएक्टर को पूरी तरीके से इंसुलेटेड कर दिया जाता है। एक टर्म्स ये है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको बिना एक्सप्लेन किए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए आप लोग सब लोग रूम लेके रहते हैं, कुछ हॉस्टल में भी रहते हैं, या फिर घर पे भी कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जो कुकर होता है, कुकर का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है। ठीक है, एक प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है, वो उसको हैंडल पे लगाते हैं। या जो तवा होता है, रोटी बनाते हैं, उस पर भी लकड़ी का हैंडल लगा रहता है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, जो हमारा मेटल है, जो एल्युमिनियम का कुकर है या लोहे का जो हमारा तवा है, वो जल्दी हीटअप होता है। मतलब उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब वो जल्दी टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो तवा को हम लोग उतारेंगे, रखेंगे कैसे, किसको पकड़ के, उसका वेट करेंगे कि ठंडा हो तब करें। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, उस पे तवे पे लकड़ी का हैंडल लगा देते हैं, या फिर जो हमारा कुकर है उस पे एक प्लास्टिक का हैंडल लगा देते हैं कि हम जले नहीं। ठीक है, तो वो ऐसा कौन सा मटेरियल है कि वो हमको जलने नहीं देता, जबकि जो उसके भीतर जो हम मेटल उसके अंदर डाले हैं वो तो पूरा गर्म ही रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो जिनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी आप लोग हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये कि कोई चीज़ कितनी जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, कोई चीज़ कितनी जल्दी गर्म हो जाती है या उससे कितना जल्दी हीट का ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, तो जो ये प्लास्टिक है या लकड़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल। और जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्या, इंसुलेशन करना।
किसी भी चीज़ को इंसुलेशन करना मतलब कि उसको इस तरीके से बना दो कि उसमें से ना तो कोई उसका हीट ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है। तो वो हैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो इसी तरीके से हम रिएक्टर जो होता है, रिएक्टर एक टैंक सपोज कर लीजिए, कोई टैंक है इस तरीके से, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सपोज करिए कोई रिएक्टर इस टाइप से टैंक है, ठीक है। और इसके यहाँ पे जो एक क्या करते हैं, इसका जो पूरा बॉडी होता है यहाँ पे ऐसे करके एक इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसे ही लगा देते हैं। लेकिन आप लोग एज्यूम करिएगा कि ये प्लास्टिक का नहीं होता है। यहाँ पे जब आप प्लांट में जाएंगे इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्लास वूल वगैरह यूज होते हैं। आप लोगों को ये सब चीज़ें हीट ट्रांसफर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, ठीक है। तो ये बस समझिए कि यहाँ के इसके बाहर कुछ ऐसा मटेरियल लगाते हैं कि इसके अंदर जो उष्मा है वो बाहर एटमॉस्फेयर में न आए, ठीक है। और इसके साथ ही जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो अंदर के टेम्परेचर को प्रभावित नहीं करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर से बाहर टेम्परेचर न जा पाए और बाहर से अंदर टेम्परेचर न आ पाए, ठीक है। कुछ इस तरीके का मटेरियल लगा देते हैं, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है इंसुलेटेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये लाइन पढ़ते हैं फिर से। एडियाबेटिक कंडीशन बनाने के लिए रिएक्टर को पूरी तरीके से इंसुलेटेड कर दिया जाता है। इंसुलेटेड करने का मतलब कि यही एक लेयर इस पे चढ़ा देते हैं टैंक के पूरे चारों तरफ, ठीक है। जिससे कि न तो एटमॉस्फेयर से हीट रिएक्टर में जा पाए और न ही रिएक्टर से बाहर आ पाए। जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही चीज यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इस प्रकार के रिएक्शन से उत्पन्न ऊष्मा प्रोडक्ट के टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ठीक है। अब ये चीज है कि जो रिएक्शन हुआ उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो न तो एटमॉस्फेयर में जा रही है ना एटमॉस्फेयर से बाहर आ रही है इसमें उष्मा। तो जो इसमें उष्मा उत्पन्न हुई वो जाएगी कहाँ, तो वो जो उष्मा होती है वो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के काम में आता है। यही ये लाइन लिखा हुआ है कि इस प्रकार के रिएक्शन से उत्पन्न उष्मा प्रोडक्ट के टेम्परेचर इंक्रीज करती है। जैसे अभी हम आगे एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, जो नीचे का लाइन है उसको भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी कोई रिएक्शन बहुत ही तीव्र गति से होते हैं जिससे कि हीट के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार के रिएक्शन जो होते हैं वो नेचुरली एडियाबेटिक हो जाते हैं। जैसे कि कंबस्शन हुआ या एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। जैसे सपोज करिए कोई परमाणु बम गिरा रहा है तो वो भी एक तरीके का रिएक्शन ही है, ठीक है। लेकिन वो जो रिएक्शन है वो इतना तेजी से होता है कि उसमें जो हीट ट्रांसफर करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, ठीक है। तो जो वो उसका प्रोडक्ट होता है, जो कंबस्शन का जो प्रोडक्ट होता है या जो एक्सप्लोजन का जो प्रोडक्ट होगा, एक्सप्लोजन होने पे जो रिएक्शन होगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर यही चीज बहुत स्लो स्लो हो तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जो उसका आसपास का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है। और एटमॉस्फेयर तो आप जानते हैं इतना बड़ा है एटमॉस्फेयर है कि अगर स्लो स्लो रिएक्शन हो तो उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आप बात की बातें हैं, आप जो लिखा है बस इतना लिखिएगा, इतना काफी है। ये एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पे कंबस्शन एंड एक्सप्लोजन का, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें जो है बचा हुआ ये टॉपिक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी तक भी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरे तरीके से, ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक है एडियाबेटिक रिएक्शन टेम्परेचर, ठीक है। उसको देखते हैं हम लोग। अब जो अगला टॉपिक है इसका एडियाबेटिक रिएक्शन टेम्परेचर, ठीक है। एडियाबेटिक रिएक्शन टेम्परेचर, अगर आप लोगों ने जो पिछला स्लाइड है उसमें अगर आप लोगों ने एडियाबेटिक रिएक्शन समझ लिया तो ये भी समझ में जाएंगे, ये भी सेम उसी से संबंधित है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। एडियाबेटिक रिएक्शन में उत्पन्न उष्मा के द्वारा प्रोडक्ट अपना ताप जिस टेम्परेचर तक बढ़ा लेता है या इंक्रीज कर लेता है उसे एडियाबेटिक रिएक्शन टेम्परेचर कहते हैं। पीछे आप लोगों ने पढ़ा एडियाबेटिक रिएक्शन टेम्परेचर और एडियाबेटिक रिएक्शन पढ़ा और यहाँ पे एडियाबेटिक रिएक्शन टेम्परेचर, ठीक है। तो एडियाबेटिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, हीट उत्पन्न हो रही थी लेकिन वो हीट जो है एटमॉस्फेयर में जा नहीं रही थी और न तो एटमॉस्फेयर से उसमें उष्मा आ रही थी रिएक्टर में, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज करिए रिएक्टर हम बना लें ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करिए जो भी उष्मा हुई न तो वो बाहर जा रही है और न ही बाहर से कोई इसमें ठंडी चीज आ रही है, इसको ठंडा ठंडा का मतलब जो भी इसका अंदर का जो उष्मा है वो उतना रहेगा, ठीक है। तो उष्मा का आखिर कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना,
तो जो उसका प्रोडक्ट बना, सपोज करिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का, नाइट्रोजन प्लस 3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, तो यहाँ पे 2NH3 बन गया। ठीक है, तो आप सपोज करिए इस रिएक्टर में यहाँ से हम क्या करिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालें, यहाँ पे नाइट्रोजन और 3H2 डालें। ठीक है, तो यहाँ से जो रिएक्शन करने के बाद बनेगा क्या, अमोनिया। ठीक है, तो जो अमोनिया बना, अब इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका देखेंगे तो आप इसका एक डेटा मिलता है, एक हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल अमोनिया कितना होता है, 47.1 किलो जूल पर मोल। मतलब कि 1 मोल अमोनिया बनने के लिए बनाते हैं तो हमको इतनी ऊष्मा प्राप्त होती है, 47.1, और ये किस टेम्परेचर पे है, 700 केल्विन पे। अगर हमारे ये प्रोडक्ट रहे तो ये माफ कीजिएगा, ये रिएक्टेंट, अगर नाइट्रोजन हमारा 700 केल्विन पे है, हाइड्रोजन जो हमारा 700 केल्विन पे है, तो जो अमोनिया बनेगा वो भी 700 केल्विन पे होगा और इतनी ऊष्मा भी होगी। ठीक है, तो इतनी ऊष्मा क्या होगी, न तो एटमॉस्फेयर में जा नहीं रहा है, तो वो ऊष्मा क्या होगा, तो वो ऊष्मा जो होगा, वो जो अमोनिया बनी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सपोज करिए मैं एक एग्जांपल पानी का लेता हूँ, जैसे तो अमोनिया का है। सपोज करिए जैसे आपके पास सपोज करिए कोई 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। ठीक है, वाटर है, वाटर की क्वांटिटी मान लीजिए 1 kg है। ठीक है, और आपको इसमें गर्म करना है, सपोज के 100 किलो जूल इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो सेम चीज वही है, इसका टेम्परेचर शुरू में 700 केल्विन तो है ही पहले से ही। ठीक है, अब इसको क्या हुआ, इतना इतना ऊष्मा और मिल गया, इस अमोनिया को इतना ऊष्मा और मिल गया, तो कुछ टेम्परेचर बढ़ाएगा ना। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं वो 700 से कितना हो जाएगा, 800 केल्विन हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो 800 केल्विन पे निकलेगा। तो जो ये 800 केल्विन हुआ वही इसका क्या है, एडियाबेटिक रिएक्शन टेम्परेचर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके या ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, इस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आज पेपर भी है तो अच्छे से पेपर करके आइए, पेपर में फिगर वगैरह भी सब बनाइएगा, ग्राफ बनाइएगा, कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करिएगा। कभी कभी उसको जो फीडिंग करने में कि नंबर कुछ और डालना है, कुछ और डाल दिए, 8 की जगह पे 5 हो गया, 4 की जगह पे 2 हो गया, ऐसे करके तो सब सारी गलती मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आते हुए भी सारे अगर आप ये गलती कर दिए तो न्यूमेरिकल गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए विदा दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।